नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यू पाठशाला में। आज हम क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर 3 ड्रेनेज कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो पेरेनियल रिवर्स नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि राउंड द ईयर इन रिवर्स में पानी नहीं होता है। जैसे कि जो हमारी हिमालयन रिवर्स हैं वो हिमालय माउंटेन से ओरिजिनेट होती हैं, और हिमालय की जो माउंटेन पीक्स हैं वो स्नो कवर्ड होती हैं विंटर सीजन में, जिसकी वजह से समर सीजन में भी जब स्नो मेल्ट करती है तो उसमें पानी आता है। लेकिन पेनिनसुलर रिवर्स में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो माउंटेन रेंज हैं वो स्नो कवर्ड नहीं होते हैं कभी भी, तो केवल बारिश के समय में ही इनमें पानी आता है। ठीक है। और दूसरी बात ये हुई कि जो हिमालय माउंटेन रेंज है वो बहुत ही हाई माउंटेन है, और जो पेनिनसुला में हमारी माउंटेन रेंजेस हैं वो इतनी हाई नहीं है, जिसकी वजह से इन रिवर्स का फ्लो भी कम होता है, और इसकी वजह से कटिंग वगैरह इन सब रिवर्स में कम होती है। और इन रिवर्स की पेनिनसुलर रिवर्स की जो लेंथ है वो भी हिमालयन रिवर की कंपेरेटिवली कम होती है, और इनका ड्रेनेज एरिया भी काफ़ी कम होता है। और जो ज़्यादातर पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो ईस्ट फ्लोइंग होती हैं, और ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होती हैं। और जो हमारा वेस्टर्न घाट है वो एक वाटर डिवाइड की तरह काम करता है, मतलब आधी रिवर्स इसके ईस्टर्न साइड में और आधी रिवर वेस्टर्न साइड में फ्लो करती हैं। जैसा कि हमने बताया कि ज़्यादातर रिवर ईस्ट साइड में ही फ्लो करती हैं और ड्रेन होती हैं बे ऑफ बंगाल में। इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि नर्मदा रिवर है, तापी रिवर है। ये रिवर वेस्ट फ्लोइंग है, वेस्ट साइड में जाती हैं, और जो ये रिवर्स एस्चुरीज बनाती हैं, नर्मदा और तापी रिवर। और इसके अलावा जो रिवर्स बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं नर्मदा रिवर की। देखो, नर्मदा रिवर हमारा जो पेनिनसुलर रीजन है उसका नॉर्दर्न बाउंड्री बनाता है। जरा हम मैप में देखते हैं तो ये नर्मदा रिवर है। ठीक है, ये हमारा पेनिनसुलर रीजन है। तो जो पेनिनसुलर इंडिया है उसकी नॉर्दर्न बाउंड्री है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होती है यहाँ से मध्य प्रदेश से, और ऐसे वेस्ट में फ्लो करते हुए ये अरेबियन सी में ड्रेन होती है। ठीक है। It flows toward the west in a rift valley formed due to faulting. On its way to sea, the Narmada creates many picturesque locations. The Marble Rocks near Jabalpur, where the Narmada flows through a deep gorge, and the Dhuandhar Fall, where the river plunges over steep rock. कुछ एक ब्यूटीफुल साइट्स भी ये रिवर बनाती है। ठीक है, जैसे धुआंधार फॉल है या मार्बल रॉक्स है, ये इनकी कुछ ब्यूटीफुल साइट है। रिवर मध्य प्रदेश में ओरिजिनेट होती है अमरकंटक हिल में, और बे ऑफ बंगाल में अरेबियन सी में ड्रेन होती है। ठीक है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट रिवर है तापी रिवर। तापी रिवर भी सतपुड़ा रेंज में ओरिजिनेट होती है, मध्य प्रदेश की बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। जरा यहाँ पे देखते हैं, ये तापी रिवर है, मध्य प्रदेश की बैतूल डिस्ट्रिक्ट में यहाँ से ओरिजिनेट होती है, और ये भी अरेबियन सी में ड्रेन करती है। ये नर्मदा रिवर के पैरेलल ही फ्लो करती है। यहाँ पे कहीं सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा रेंज के, और यहाँ पे ये फ्लो करती है नर्मदा रिवर के पैरेलल, और ये अरेबियन सी में ड्रेन होती है, और ये भी एस्चुरीज बनाती है। ठीक है। फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली पैरेलल टू नर्मदा रिवर। ठीक है। द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी आर वेरी नैरो। जैसे कि पिछले चैप्टर में भी हमने बताया था कि जो वेस्टर्न घाट्स का जो कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, वो कंपेरेटिवली नैरो हैं। तो जो रिवर हैं तो उनका भी कोस्टल रिवर्स हैं वो बहुत छोटी हैं। ठीक है। और दूसरी भी जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो हैं साबरमती, माही, भारतपुजा एंड पेरियार। ठीक है। अब बात करते हैं हम ईस्टर्न साइड में फ्लो करने वाले रिवर्स की। तो पहले बात करते हैं हम गोदावरी रिवर की। गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, क्योंकि ये पेनिनसुलर पार्ट की, या कह सकते हैं दक्षिण भारत की एक बहुत बड़ी रिवर है, जिसकी लंबाई करीब 1500 किलोमीटर है। ये भी वेस्टर्न घाट्स में ओरिजिनेट होती है, नासिक डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के। ठीक है। और ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। देखो मैप में अगर हम देखें गोदावरी रिवर को, या नासिक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, यहाँ से ये रिवर ओरिजिनेट हुई है, और ये इस तरह से फ्लो होते हुए ये आपका बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। ठीक है।
मध्य प्रदेश में उदय हुआ है इसका, उड़ीसा आंध्रा होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाएगी। ठीक है, इसकी कई ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या है? जो छोटी रिवर बड़ी रिवर से जो मिलती हैं उन रिवर्स को हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज, और जो मेन रिवर से अलग हो जाती हैं उनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, तो इस रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि पूर्णा, द वारधा, प्रणहिता एंड मांजरा, और वैनगंगा एंड पेनगंगा। ठीक है, और जो ये लास्ट की जो 3 ट्रिब्यूटरीज हैं, मंजरा, वैनगंगा एंड पेनगंगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी रिवर्स हैं। ठीक है, और इसको क्योंकि एक बहुत बड़े एरिया को ये कवर करती है, पूरा महाराष्ट्र, उसके बाद में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तो इसकी लंबाई करीब 1500 किलोमीटर है, और इसके कारण इसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। ठीक है, एक दूसरी रिवर है, एक सब बड़ी रिवर महानदी। महानदी ये छत्तीसगढ़ में अराइज होती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से ये शुरू होती है, और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। एक महानदी रिवर पे उड़ीसा में एक डैम बना हुआ है, उस डैम का क्या नाम है? उस डैम का नाम है हीराकुंड डैम, जो उड़ीसा के संभल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, वो महानदी रिवर पे बना हुआ है, एक वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया, और इस रिवर की लंबाई भी करीब 860 किलोमीटर है। ये भी 860 किलोमीटर भी अपने आप में एक बहुत लंबी रिवर है ये भी। नेक्स्ट बात करते हैं हम कृष्णा बेसिन की, कृष्णा रिवर सिस्टम। ठीक है, राइजिंग फ्रॉम द स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, द कृष्णा फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर एंड रीचेज द बे ऑफ बंगाल। देखिए, अब कृष्णा रिवर अगर मैप में हम देखें, ये कृष्णा रिवर है, यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है, और ये ओरिजिनेट होते हुए ये फिर फर्दर यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होगी, और यहाँ पे ये डेल्टा बनाती है। ठीक है, द तुंगभद्रा, द कोयना, द घाटप्रभा, द मूसी एंड द भीमा आर सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज। जो हमारा हैदराबाद शहर है वो मूसी रिवर के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा रिवर इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, इस ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं कावेरी रिवर की। कावेरी रिवर की भी लोकेशन अगर हम मैप में देख लेते हैं तो ये कावेरी रिवर है, ये कावेरी रिवर है, और ये यहाँ से हमारा कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है, और ये आपका केरला होते हुए, तमिलनाडु होते हुए बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। ठीक है, कावेरी रिवर भी साउथ इंडिया की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर है। ठीक है, ब्रह्मागिरी रेंज से वेस्टर्न घाट के यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। इसकी टोटल लंबाई है 760 किलोमीटर। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी। ठीक है, इट ड्रेन्स पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, और ये बहुत ही डिस्प्यूटेड रिवर्स भी है। ठीक है, इसके पानी के, कावेरी रिवर के पानी के बंटवारे के लिए कर्नाटका और तमिलनाडु में डिस्प्यूट चलता रहता है अक्सर। ठीक है, और उसमें केरला भी कई बार पार्टी होता है, क्योंकि हर स्टेट चाहता है कि उसका मैक्सिमम पानी वो यूज करे, क्योंकि जो रिवर ओरिजिनेट होती है कर्नाटका से और ये फाइनल आती है तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु चाहता है कि इसका पानी ये यूज करे, लेकिन कर्नाटका क्योंकि अपर स्ट्रीम में है, अप स्ट्रीम में है, तो कर्नाटका का कंट्रोल ज़्यादा होता है। तो कई बार क्या है, डैम बना के वाटर के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देता है कर्नाटका। तो इसी वजह से कर्नाटका और तमिलनाडु में इस रिवर के पानी के बंटवारे को लेके डिस्प्यूट होता रहता है। ठीक है, और कावेरी रिवर की एक और बता देते हैं आपको, जो आपका टीपू सुल्तान थे हमारे, तो टीपू सुल्तान की जो नगरी थी मैसूर, वो भी कावेरी रिवर के किनारे थी। Beside these major rivers, there are some smaller rivers flowing towards the east. वो रिवर कौन सी है? दामोदर रिवर है, ब्रह्मणी रिवर है, बैतरनी रिवर है, सुबर्णरेखा रिवर है। ये सब रिवर ईस्टर्न साइड में फ्लो करती हैं। ठीक है, अब ये तो बात हो गई रिवर्स की। अब बात करते हैं लेक्स की। अब लेक्स क्या होती हैं, किस तरह से बनती हैं? जैसे हमने पढ़ा था पहले रिवर की मिएंडरिंग के बारे में। रिवर इस तरह से मिएंडर करती है। ठीक है, मिएंडरिंग के बाद में एक फॉर्मेशन होती है ऑक्सबो लेक। ठीक है, आपको बताया था ऑक्सबो लेक जो रिवर
का कुछ पार्ट जो मिएंडर पार्ट है, आउटर वाला साइड है, वो मेन स्ट्रीम से कट हो जाता है और एक लेक बन जाती है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। तो इस तरह से डिफरेंट तरीके से लेक्स ओरिजिनेट होते हैं, जैसे कुछ क्रेटर लेक हैं, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत लेक है डल लेक। डल लेक की बात आते ही दिमाग में आता है हाउस बोट्स और शिकाराज। श्रीनगर की अब बात करते हैं तो पहला जो पिक्चर दिमाग में जो आती है वो आती है डल लेक की, ठीक है। डल लेक बहुत ही खूबसूरत लेक है और जिसकी वजह से बहुत सारे टूरिस्ट हर साल श्रीनगर जाते हैं। और नैनीताल में भी बहुत सारी लेक्स हैं, इसी वजह से ये भी एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है। तो एक ब्यूटी अट्रैक्शन है, मतलब ये टूरिस्ट के लिए लेक्स, ठीक है। इंडिया हैज़ मैनी लेक्स, these differ from each other in the size and other characteristics. Most lakes are permanent. Some contain water only during the rainy season, like the lakes in the basin of inlet drainage of semi-arid region. जो सेमी एरिड रीजन है वहाँ पे जो लेक्स हैं उसमें पानी नॉर्मली कम ही होता है और बारिश के सीजन में ही पानी हो पाता है, बाकी सीजन में पानी नहीं होता है। और जो ग्लेशियर एक्टिविटीज़ की वजह से जो रिवर्स लेक्स बनती हैं उसमें राउंड द ईयर पानी होता है, क्योंकि समर सीजन में जब गर्मी होती है, बारिश नहीं होती है, उसमें जो ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं और उसकी वजह से उसमें पानी होता है, ठीक है। अब जैसे ऑक्सबो लेक के बारे में हमने बताया, मिएंडरिंग ऑफ रिवर्स की वजह से, ठीक है। चिलिका लेक है, पुलिकत लेक है, कोलेरू लेक है, ये सब सी शोर के किनारे बनी हुई लेक्स हैं ब्रैकेज वाटर की वजह से। लेक्स इन द रीजन ऑफ इनलेट ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल, ठीक है। फॉर एग्जांपल द सांबर साल्ट लेक, राजस्थान की जो सांबर लेक है वो एक खारे पानी की लेक है जिससे ये आपका साल्ट बनाया जाता है, नमक बनाया जाता है। और जो फ्रेश वाटर लेक है वो ज़्यादातर हिमालयन रीजन्स में है और ग्लेशियल ओरिजिन है इनका, ग्लेशियर से बनती हैं, इसलिए राउंड द ईयर्स में पानी रहता है, ठीक है। जैसे वुलर लेक है, वुलर लेक जम्मू कश्मीर की एक लेक है, उसमें राउंड द ईयर पानी रहता है। वुलर लेक की लोकेशन अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में, देखिए ये हमारी जम्मू कश्मीर है, ये हमारी वुलर लेक है यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। ये फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। डल लेक है हमारी, वो भी फ्रेश वाटर लेक है। भीमताल, नैनीताल, लोकटक लेक जो मणिपुर की है, ये सब फ्रेश वाटर लेक्स हैं। Apart from natural lakes, the damming of the rivers for the generation of hydel power has also led to the formation of lake, such as गुरु गोविंद सागर, भाखड़ा डांगल। देखो कुछ तो ये नेचुरल लेक्स हैं, इसके अलावा जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम वाटर को स्टोर करते हैं, जिसकी वजह से एक हम आर्टिफिशियल लेक बनाते हैं या मैन मेड लेक बनाते हैं। उन लेक्स को हम, जैसे कि गुरु गोविंद सागर लेक है जो भाखड़ा नांगल डैम पे बनी हुई है। भाखड़ा नांगल जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इस पे जो लेक बनी हुई है वो मैन मेड लेक है, ठीक है। लेक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू फॉर ह्यूमन बींग्स। अ लेक हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर वाटर। जो नदी का पानी है उसको अगर डैम बना के रोक दिया जाए तो एक लेक बन जाता है और उसके रिवर के वाटर को हम रेगुलेट कर सकते हैं। जब बारिश होती है उस समय रिवर्स में बाढ़ ना आ जाए, बहुत ज़्यादा पानी एक साथ ना आ जाए, उसमें हम लेक बना के डैम्स के थ्रू उस वाटर को हम रेगुलेट कर सकते हैं। और लीन सीजन में जब बारिश कम होती है और उस पानी को हम धीरे धीरे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो फ्लडिंग के लिए भी हेल्पफुल है, फ्लडिंग को रोकने के लिए, और ड्राई सीजन में पानी की सप्लाई इंश्योर करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। और दूसरा कि लेक्स को हम यूज कर सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है। और दूसरा है कि क्लाइमेट जो हमारा एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, और जैसे हमारी फिशेस हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, टॉर्टोइज हैं, इन सब के लिए एक एक्वेटिक इकोसिस्टम प्रोवाइड करती हैं ये लेक्स, ठीक है। और एक लेक्स हमारे एक नेचुरल ब्यूटी तो है ही है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। और दूसरा एक है जो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में भी लेक्स हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि जो पानी सीपेज के थ्रू अंडरग्राउंड चला जाता है, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। अब बात करें इकोनॉमी में हमारी रिवर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। देखो हमारी जो रिवर्स है हमारे देश की लाइफ लाइन है, ठीक है। सबसे पहले जो भी अगर हम हिस्टोरिकल बात करें तो जितनी भी सिविलाइजेशंस डेवलप हुई थी, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, या चाइना की सिविलाइजेशन है, या मेसोपोटामिया की,
या इजिप्ट की सिविलाइजेशन है, ये सभी सिविलाइजेशंस रिवर के किनारे ही डेवलप हुई थी, रिवर वैली में ही डेवलप हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल से ही रिवर्स का हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। रिवर से हमें पानी मिलता है पीने के लिए, नेविगेशन के लिए रिवर का यूज होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर में जो डैम्स वगैरह बना के रिवर्स को यूज किया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए रिवर्स का यूज होता है। अब जैसे कि अगर हम बात करें, हमारा जो राजस्थान का जो रीजन है पहले बहुत ही सूखाग्रस्त रीजन था, लेकिन इंदिरा गांधी कैनाल हमने बनाई, उसमें क्या हुआ, रिवर्स के वाटर को वहाँ पे डायरेक्ट किया गया कैनाल बना के, तो जिसकी वजह से उस एरिया में एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाया। और आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो राजस्थान में भी काफ़ी हद तक एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से फ्लोरिश कर रहा है। उसके पीछे रीजन है इंदिरा गांधी कैनाल का, ठीक है। दूसरा, रिवर्स हमारी इरिगेशन में तो यूजफुल है ही हैं, साथ साथ नेविगेशन में भी यूजफुल होती हैं। जैसे नेशनल वाटरवेज हैं हमारे, रिवर्स को यूज करके हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जा सकता है। और जो रिवर्स के थ्रू हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो रोड ट्रांसपोर्ट या रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के कंपेरेटिवली बहुत ही फास्ट है, सॉरी बहुत स्लो है, बट बहुत चीप होता है, सस्ता पड़ता है। उस एग्रीकल्चर में तो रिवर्स का इम्पोर्टेंस है ही। और दूसरा, हमारा जो इनलैंड फिशरीज है उसके लिए भी हमारा रिवर्स का बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है और बहुत से लोगों को रोजगार प्रोवाइड करती है रिवर्स। हम बात करते हैं रिवर पॉल्यूशन की। देखो दोस्तों, हम अपने कंजम्पशन के लिए, अपने यूज के लिए रिवर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह है या बाकी हमारे यूज के लिए हम रिवर्स से बहुत सारा पानी ड्रॉ करते हैं, ठीक है, पानी ड्रॉ करते हैं, नो इशूज़, रिवर्स में तो पानी रिचार्ज होता रहता है, तब तक कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या जब होती है जब हम अपने रिवर्स में अपना वेस्ट मटेरियल ड्रेन करते हैं। जैसे कि हमारी इंडस्ट्री से जो वेस्टेज निकलता है, हमारे सीवरेज हैं, वो सब रिवर में जाके ड्रेन होते हैं, ठीक है। अगर ये रिवर में भी ड्रेन हो रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है, रिवर्स बहुत कुछ एक्सेप्ट करती है। अगर आप ड्रेन भी कर रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है। एक लिमिट तक रिवर में सेल्फ क्लींसिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। जो रिवर्स में बैक्टीरियाज हैं वो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को डिकम्पोज कर देते हैं, तो तब तक भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और रिवर में हम जो डिस्चार्ज कर रहे हैं वो एक बहुत भारी मात्रा में डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो रिवर की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो जवाब दे देती है। तब रिवर्स में फर्दर और ज़्यादा अपने आप को स्वयं साफ करने की जो सेल्फ क्लींसिंग प्रॉपर्टी है वो नहीं रहती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अंधाधुंध जो भी हमारा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, गार्बेज है, प्लास्टिक्स हैं, वो सब अपनी रिवर्स में ड्रेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिवर्स पॉल्यूट होती जा रही हैं। और ये बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए, क्योंकि जो हमारे पास जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ही लिमिटेड है। अगर हम अपनी रिवर्स को ऐसे ही पॉल्यूट करते रहे तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि हमारे पास में पीने के लिए पानी नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी रिवर्स को पॉल्यूट करने से बचाएं। जो भी हम सीवरेज का जो पानी इसमें डालते हैं, ड्रेनेज डालते हैं, उसको वाटर को पहले ट्रीट करना चाहिए, पूरा ट्रीटमेंट हो वाटर का, उसके बाद ही इस वाटर को रिवर्स में फ्लो किया जाए। और दूसरा, जो एक्वेटिक लाइफ है हमारी रिवर्स की, जो फिशेस हैं, जो भी एक बहुत बड़ा हमें रोजगार एम्प्लॉयमेंट देती हैं, अगर रिवर को हम ऐसे ही पॉल्यूट करते रहे तो फिश भी नहीं रहेंगी इसमें और हमारा एम्प्लॉयमेंट लॉस भी होगा। तो आप समझ सकते हैं कि रिवर हमें क्या कुछ दे सकती हैं, ठीक है। आप सोच भी नहीं सकते लाइफ को अगर रिवर्स ना रहे, ठीक है। तो ये रिवर्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए और हमें अपने रिवर्स को पॉल्यूट होने से बचाना चाहिए। तो इसके साथ ही आज का चैप्टर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।